हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 7। बोले तो सातवां पार्ट, सेवेंथ पार्ट। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक आई होप कि आपने देख लिया होगा। और पार्ट 6 जो था बेसिकली हमारा क्वेश्चन एंड सीरीज का पहला पार्ट था। तो यार ये आपका होने वाला है पार्ट नंबर 7 कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का पार्ट 2। तो इसका मतलब ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ये इस चैप्टर का यार लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आइए यार स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। तो यार पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। डी नंबर पार्ट क्या बोल रहे थे? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स, यानी सॉरी 100 वर्ड्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। गलती से यार 20 बोल दिया यार। 100 वर्ड्स से ज़्यादा में इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं लिखना है। पार्ट ए बी सी डिस्कस किए आते हैं Q&A के सीरीज़ के पहले पार्ट के अंदर, मतलब क्वेश्चन एंड सीरीज़ के पहले पार्ट के अंदर पार्ट ए बी सी हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे डी एंड ई पार्ट। क्या क्वेश्चन है? व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर यार, बैटल ऑफ बक्सर के कॉन्सिक्वेंस क्या थे, रिजल्ट क्या था मेरे यार, उसके परिणाम क्या थे, वही पूछ रहा है। तो आंसर की बात करती है, आपको पहला क्वेश्चन था कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर वेयर, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है उनकी बात करते हैं। बट उससे पहले एक फ्लो की बात कर लेते हैं हम। फ्लो बोले तो यार जैसे आपको पता है कि बंगाल के अंदर, यहाँ बंगाल की ही बात की गई है, बंगाल की, तो बंगाल की ही बात देखिए। बंगाल के अंदर सबसे पहले कौन था? सिराजुद्दौला थे, जिनको यह ब्रिटिशर की पॉलिसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर के खिलाफ वार घोषित कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इनके अपनों ने ही इनको धोखा दे दिया। मतलब मीर जफर जो इनके कमांडर इन चीफ थे, इन्होंने ही सिराजुद्दौला को धोखा दिया। तो ब्रिटिशर ने क्योंकि इनको रिश्वत दिया था, ब्राइब दिया था, इसीलिए तो इनकी सत्ता गिर जाती है सिराजुद्दौला की। तो ब्रिटिशर जीत जाते। जैसे ही ब्रिटिशर जीतती है, वो मीर जफर को क्या करते हैं, अपने न्यू नवाब बनाते हैं। किसके? बंगाल के न्यू नवाब बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो मीर जफर थे, मीर जफर ने क्या किया, जितना रेवेन्यू चाहिए था, जितना रेवेन्यू ब्रिटिशर को चाहिए था, जितना पैसा ब्रिटिशर को चाहिए था, उतना पैसा वो नहीं दे पा रहे थे। उनके रेवेन्यू एक्सपेंसेस को वो मीट नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनका काम को वो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। जिस कारण ब्रिटिशर्स ने मीर जफर को उनके पोजीशन से हटा के उनके सन इन लॉ को, उनके जो सन इन लॉ थे, कौन थे वो? मीर कासिम, मीर कासिम, उनको यार नया नवाब बनाया जाता है। बट जैसे ही मीर कासिम बनते हैं, वो अपनी हुकूमत लगाने लगते हैं। वो क्या करते हैं, जो ट्रेड प्रिविलेज थी ब्रिटिशर की, उसको काट देते हैं। वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ब्रिटिशर के ऊपर, जिससे ब्रिटिशर को आता है गुस्सा। वो क्या करते हैं, इनके खिलाफ वार घोषित करते हैं, उनको हरा देते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर से यार मीर जफर को फिर से लाया जाता है गद्दी पर। पर धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होता है, मीर जफर जो थे उनकी तबीयत खराब होती है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, एक पपेट सरकार बिठाई जाती है बंगाल के अंदर, जो कि सिर्फ बंगाल के अंदर, बंगाल के जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा वो करेगा। बट जितने भी सारे जो भी कंट्रोल है, जो कि कंट्रोलता है, जो प्रिविलेज है, जो कि फ़ायदा है, जो फ़ायदा वो ब्रिटिशर लेगी। बट जो सिर्फ काम करना है जगह का, वो सिर्फ यही करेगा और उसको कुछ महीने के महीने कुछ पैसे देते थे। तो वही चीज़ें यहाँ लिखी गई, उसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं। आइए कि आफ्टर द मीर जफर डेथ 1765 में, जैसे ही मीर जफर की डेथ हो जाती है 1765 के अंदर, जो नए नवाब होते हैं बंगाल के, उनको मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का पावर दिया जाता है। मतलब जितने भी मिलिट्री होगा, मिलिट्री नवाब के अंदर उस बंगाल के एरिया के अंदर, जितने भी बंगाल के एरिया को ही बंगाल की जुरिस्डिक्शन की जाती है मान लो। तो उसी बंगाल की जितनी भी क्रिमिनल बातें होंगी, जितनी भी मिलिट्री पावर होगी, वो सभी की जुरिस्डिक्शन दी जाती है नए नवाब को मीर जफर के मरने के बाद। मीर जफर के ये कौन देता है उन्हें? कंपनी इनको देती है। मतलब फुल कंट्रोल, फुल
हेड जो है बोले तो एकदम फुल हेड जो है वो बंगाल के तो कंपनी ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूरे इंडिया को चलाती थी, बट हर इंडिया को क्या ईस्ट इंडिया चला सकती है? नहीं। जैसे कि पूरे देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री है, बट हर एक स्टेट को चलाने के लिए मुख्यमंत्री भी है, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश फॉलो करती है, यानी पूरे इंडिया को वो कंट्रोल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, पर हर एक स्टेट को, हर एक जगह को कौन कंट्रोल करे? कोई नवाब है, कोई मीर कासिम है, उसी प्रकार के लोग कंट्रोल करेंगे, है या नहीं? बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने ही कंट्रोल में उनके हेड को रखते थे, पपेट सरकार बैठा देते। बट यहाँ पर इंडिया के अंदर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पपेट सरकार नहीं होते हैं, वो फुल्ली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, फुल्ली इलेक्टेड होते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो फुल्ली इलेक्टेड होते हैं लोगों की तरफ। बट ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो अपनी एक कंट्रोलशिप दिखा रहे थे, अपने एक सुपरमेसी दिखा रहे थे, जिस कारण वो हर जगह पपेट सरकार बिठाते थे और कुछ जगह को वो न्यूट्रल स्टेट भी बना देते थे मेरे यार। देखिए, जो क्लीव रिस्टोर्ड अवध टू शियान उद्दौला, द सूजा उद्दौला, in return the Shia Uddullah paid a sum of money, okay, and districts of Kora and Allahabad। ठीक है यार, हमें पता था कि जो रॉबर्ट क्लीव थे, जिन्होंने यार अवध को कैप्चर करके उसको एक न्यूट्रल स्टेट बोले तो एक बफर स्टेट में बना दिया था, तो सूजा उद्दौला से अवध को क्लीव ने रिस्टोर कराया, मतलब उसको फिर से बनाया एक बार। और इसके बावजूद मतलब सूजा उद्दौला से अवध को क्लीव ने रिस्टोर कराया, कहेंगे आप अवध को रखिए, फिर से इसको बनाइए। बट इसके रिटर्न में सूजा उद्दौला ने क्या दिया? इसके अलावा इसके रिटर्न में सूजा उद्दौला ने जो एक बहुत मनी दिया, बहुत पैसा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लीव को, और उन्होंने जो कोरा के डिस्ट्रिक्ट को और इलाहाबाद के जिले को ये भी ब्रिटिशर को दे दिया। सूजा उद्दौला को जैसे ही रॉबर्ट क्लीव ने कहा कि आप अपने एरिया को रिस्टोर कर दीजिए, जो कि अवध था, हालांकि अवध फुल्ली कंट्रोल में था इनके, बट सिर्फ उन्होंने कहा कि आप इसको रिस्टोर कर सकते हो, यहाँ पर हम आपको रहने देंगे। तो इसके रिटर्न में यही जो जब भी ब्रिटिशर ने कहा, तो इसके रिटर्न में सूजा उद्दौला ने कहा कि अगर आप ऐसा मुझे करने दोगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा ही पैसा दूंगा और सम ऑफ मनी दूंगा, और उसके साथ साथ आपको जो कोरा का जिला है और इलाहाबाद का जिला है वो भी आपको मैं दे दूंगा। और ऐसा जैसे ही होता है, जैसे ही सूजा उद्दौला अवध को रिस्टोर कराता है, तो इसका मतलब होता है कि अवध में अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अवध अब इनके कंट्रोल में। अगर 90% कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है तो 10% तो इसका होगा, अगर 60% इसका है तो 40% इसका होगा। तो इसी के लिए क्या हुआ, इसी कारण के लिए क्या हुआ कि अवध को यार बफर स्टेट, एक न्यूट्रल जोन घोषित कर दिया बंगाल के बीच में और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरी और बंगाल टेरिटोरी के बीच में एक बफर स्टेट था अवध, जहां पर कोई भी वार नहीं लड़ा जाएगा, एक न्यूट्रल जोन था, वहां पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो शाह आलम II है, उन्होंने कंपनी को क्या दिया? कंपनी को दीवानी दिया। दीवानी क्या था भाई? रेवेन्यू कलेक्टर के ऑफिस को दीवानी कहा जाता था। शाह आलम II ने कंपनी को ग्रांट किया, मतलब क्या दिया? ग्रांट मतलब देना, कंपनी को दिया दीवानी। दीवानी क्या था? ऑफिस ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर के ऑफिस को दीवानी कहा जाता था। और बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, बंगाल, बिहार के जो रेवेन्यू कलेक्टर का ऑफिस था, जो कि दीवानी था, उसको शाह आलम II ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दान में दे दिया, उनको ग्रांट कर दिया कि आप इसको ले लो, आप रख लो। एंड ऑन ए परमानेंट बेसिस, एक परमानेंट बेसिस पर, मतलब ब्रिटिशर्स को उन्होंने परमानेंटली दे दिया कि अब मैं आपसे ये वापस नहीं लूंगा। इन रिटर्न द कंपनी गेव हिम कोरा एंड इलाहाबाद एंड ए एनुअल ट्रिब्यूट। ही बिगन टू लिव इन इलाहाबाद अंडर अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। देखिए, जो सूजा उद्दौला से उन्होंने
कोरा लिया था और इलाहाबाद दिया था, तो वही कोरा जिला और इलाहाबाद जिला को वो यहाँ पर शाह आलम 2 को देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको जो रेवेन्यू कलेक्टर के ऑफिस को ऑन ए परमानेंट बेसिस ओडिशा, बंगाल, बिहार के परमानेंट बेसिस में दे दिया था। तो उसके रिटर्न में जो वो कोरा जिला को और इलाहाबाद जिला को दान में देते हैं, किसको? शाह आलम 2 के, जिस प्रकार से वो आगे की अपनी जिंदगी को इलाहाबाद में व्यतीत कर सकते हैं। अब वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो इस प्रकार से हर किसी को पैसा देके कुछ कुछ उनको कहते थे कि आप हमारे सपोर्ट में आ जाइए, और बिल्कुल ना रहिए, आप पेंशन में चलिए। इस प्रकार ब्रिटिशर करते, जिसके कारण वो एक फुल एंड फंडेड कंट्रोल पा सकते थे इंडिया के ऊपर। यही कारण था मेरे यहाँ। नेक्स्ट, तो ये हो गया भाई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर का तो क्या हुआ था वही चीज़ें यहाँ लिखी थी कि मीर जफर चले गए तो बाकी सभी चीज़ें नई नवाब को दिया गया, मिलिट्री पावर, क्रिमिनल पावर, हर कुछ दे दिया गया। और क्लीव ने यार शुजाउद्दौला को क्या दिया? अवध को रिस्टोर करने के लिए कहा, उसके रिटर्न में उन्होंने बहुत पैसा दिया और कोरा जिला और इलाहाबाद जिला को दे दिया। अवध इसीलिए एक नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और बंगाल जिला के बीच में एक बफर स्टेट बन गया। और शाह आलम 2 ने दीवानी दे दिया ब्रिटिशर को, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, मतलब ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर दे दिया, परमानेंट बेसिस में दे दिया। और जिसके रिटर्न में उन्होंने कोरा जिला और इलाहाबाद जिला दे दिया किसको दिया? शाह आलम 2 को दे दिया मेरे यार। तो इसी के लिए क्या, इलाहाबाद में एक डुअल गवर्नमेंट चल रहा था, बंगाल के अंदर भी डुअल गवर्नमेंट, इसी के अंदर जो शाह आलम 2 थे अपनी जिंदगी की आगे की जिंदगी को व्यतीत करने लगे। तो आइए यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? व्हाट वेयर द टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेयर द टर्म्स ऑफ लॉर्ड वेल्सीज सब्सिडियरी अलियंस। ये सब्सिडियरी अलियंस क्या होता है? इसको यार बहुत डिटेल का कॉन्सेप्ट में समझाया गया था, बट यहाँ समझाना नहीं है, यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करें, बट थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे कि सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? ब्रिटिशर्स हर किसी को अपने अंडर सब्सिडियरी बनाना चाहते हैं और खुद बढ़ के पेरेंट रहेगी, मतलब खुद तो पेरेंट रहेगी, खुद तो हेड रहेगी, पर दूसरे कंपनी को, दूसरे चीज़ों को, दूसरे साम्राज्य को अपने अंडर ले लेगी, मतलब अपने सब्सिडियरी बना देगी। ठीक है, तो 1798 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्सी, इन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडियरी अलायंस। जिस प्रकार से यार जो लॉर्ड डलहौसी है उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो उसी प्रकार से जो लॉर्ड वेल्सी है इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। इसको इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था? इसको इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था? इसको यार इंट्रोड्यूस करने का कारण था कि वो ब्रिटिश सुपरमेसी को एस्टेब्लिश कर सके इंडिया के अंदर, जो कि मैंने बताया था सीडीएसएम के मदद से ब्रिटिशर्स अपनी सुपरमेसी को, अपनी एक्सपेंशन को इंडिया में कर रहे थे। बाय कॉन्क्वेस्ट बंगाल के अंदर किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बहुत जगह किया गया था, झांसी, संबलपुर इन एरियाज के अंदर सब्सिडियरी अलायंस भी किया गया था, और एम फॉर मिस मैनेजमेंट भी किया गया था मेरे। तो इसी प्रकार की स्थिति को, अपने सुपीरियरिटी को, अपने सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था मेरे यार? लॉर्ड वेल्से ने किया था, लॉर्ड वेल्से ने। एंड रिमूव ऑल द ट्रेस ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंड द टर्म्स वेर फॉलोज आर। उन्होंने जितने भी फ्रेंच की जितनी भी गंदी थी, जितने भी फ्रेंच लोग थे, उनको क्या किया? उनको यार फुल्ली निकाल दिया, कहाँ से? भारत से। मतलब जो एंट्री थी फ्रेंच की, जो एंट्री थी, ठीक है, जो एंट्री थी फ्रेंच की इंडिया में थोड़ी मोड़ी थी, वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड वेल्सी के इस सब्सिडियरी अलायंस के कॉन्सेप्ट में। जिस प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बनाई गई थी लॉर्ड डलहौसी के द्वारा, उसी प्रकार से यहाँ देखिए सब्सिडियरी अलायंस बेसिकली क्या होता है। पहले तो पता है कि सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि ब्रिटिश सुप्रीमेसी को इंडिया के अंदर बरकरार रखने के लिए। अब वो क्या होता है वहाँ यहाँ पर डिस्कस करते हैं यार। अ रूलर हु एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस हैड to maintain the British troops at his own cost and add some territory for the purpose। देखिए क्या था, अगर कोई भी रूलर है, कोई भी साम्राज्य, कोई राजा है, अगर वो सब्सिडियरी अलायंस के सिस्टम को ब्रिटिश के अंदर मान जाता है तो उसको ब्रिटिश की जितनी भी सारी सेना है उसको अपने हिसाब से, अपने कॉस्ट पर, अपने दाम पर उसको मैनेज करना पड़ेगा, और हो सके तो कुछ टेरिटोरी ब्रिटिशर को अपने
हो सके तो कुछ अपनी टेरिटरी ब्रिटिशर के नाम उसको करनी पड़े, ये चीजें थी। एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स फ्रॉम हिज स्टेट, उसके स्टेट के अंदर, उसके राज्य के अंदर अगर कोई फॉरेनर है इंग्लिश के अलावा, अंग्रेजों के अलावा कोई अदर फॉरेनर, जैसे कि फ्रेंच है, डच है, पोर्तुगीज है, तो उसको एक्सपेल करना पड़ेगा अपने स्टेट से, बोले तो उनको निकालना पड़ेगा। ये थे सब्सिडियरी अलायंसेस के कुछ बातें। नेक्स्ट, अलाउ ब्रिटिश टू सुपरवाइज द हिज रिलेशन। यार इस मेथड से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने रिलेशंस को और उनके रिलेशन विथ इंडियंस, अदर इंडियन स्टेट्स को क्या कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, है ना। अलाउ द ब्रिटिशर टू सुपरवाइज हिज रिलेशन विथ अदर इंडियन स्टेट्स। यहाँ पर एक और चीज़ थी, पहली बात उन्होंने उन स्टेट्स को कहा कि जो भी स्टेट उनके सब्सिडियरी अलायंस में है, पहली बात तो वो यार किसी अदर फॉरेनर को अंग्रेजों के अलावा तो नहीं रखेंगे, एक्सपेल कर देंगे उनको स्टेट से, और सुपरवाइज करने देंगे ब्रिटिशर्स को। और वो क्या करेंगे यार, और जो हमारे जितने भी स्टेट्स के राज्य थे उनके किस प्रकार से अदर इंडियन स्टेट के साथ किस प्रकार से रिलेशन है, अच्छे हैं बुरे हैं, उसको वो ब्रिटिशर को अलाउ करेंगे यार आप सुपरवाइज कर सकते हो हमारे स्टेट, यानी पंजाब के अंदर वो कह रहे हैं, तो पंजाब का रिलेशन हिमाचल प्रदेश के साथ कैसा है वो ब्रिटिशर सुपरवाइज कर सकते हैं, वो उनको अलाउ करना पड़ता है। देखिए वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ ब्रिटिशर ने कही थी, उन्होंने कहा था कि जो भी सब्सिडियरी अलायंस में आएगा हमारे साथ, उनको यार हमारे एक रेसिडेंट को, हमारे ब्रिटिश रेसिडेंट को अपने अदालत में, अपने कोर्ट के अंदर उसको यार तुम्हें अलाउ करना पड़ेगा। और वो जो रेसिडेंट है तुम्हारे अदालत में रहेगा, वही व्यक्ति क्या करेगा, शासक के, उस रूलर के ऑटोनोमस पावर के अंदर, उसकी जो एकता पावर के अंदर, उसकी तो कॉन्सेंट्रेटेड पावर के अंदर हमेशा इंटरफेरेंस करेगा, हमेशा कॉन्स्टेंटली ट्राई करे, हमेशा कोशिश करा कि उसके पावर के ऊपर कुछ ना कुछ वो इंटरफेरेंस करे, कुछ ना कुछ उसको अपोज करे, उसको कुछ ना कुछ कट करे मेरे यार। और उसके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, उस राजा के किंगडम की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही वो क्या कर सके, इंटरफेरेंस कर सके। क्यों करेगा, क्योंकि वो कंपनी के इंटरेस्ट को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे यार, वही ब्रिटिश रेसिडेंट, जिसको उस शासक को अलाउ करना पड़ेगा जैसे ही वो सब्सिडियरी अलायंस में आता है ब्रिटिशरों के साथ। और ब्रिटिश इन रिटर्न, अगर कोई लोग उनके सब्सिडियरी अलायंस में आते हैं तो उनको ब्रिटिशर इन रिटर्न क्या देगी, तो ब्रिटिशर उनको प्रॉमिस करती है कि वो उनको प्रोटेक्शन देगी अदर इन्वेंशन। अगर कोई बाहरी देश उनके ऊपर इन्वेड करेगा, उनको कैप्चर करने की कोशिश करेगा उस रूलर को, तो उनसे ब्रिटिशर्स उसको बचाएंगे। टू अ रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस, जिस भी रूलर ने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया है, अगर कोई अदर स्टेट, अदर राज्य उसके ऊपर अटैक करता है तो उसको वो बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ये ब्रिटिशर प्रॉमिस करते इन रिटर्न। बट दे ऑल्सो रिजर्व्ड द राइट टू डिस्पोज द रूलर इन केस ऑफ एनी लैप्स। अगर कोई भी लैप्स, कोई भी भूल होती है रूलर से, अगर कोई भी भूल होती है रूलर से, तो उसके ऊपर ब्रिटिशर कार्रवाई कर सकते, उसको डिस्पोज, उसको या उसके ऊपर वार भी कर सकते, उसके ऊपर कुछ भी कर सकते, वो ब्रिटिशर की इच्छा है। पहली बात उन्होंने प्रॉमिस की थी यार हम आपको प्रोटेक्शन करेंगे अगर कोई आपके ऊपर अदर कोई अटैक करता है, या तो अगर आपने कोई भी अपने तरफ से कोई भी लैप्स दिखाया, कोई भी लूप होल दिखाया, कोई मिस्टेक की, तो हम आपके ऊपर डिस्पोज करेंगे, आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, आपको पनिशमेंट कर सकते हैं, आपके किंगडम को फुल्ली कंट्रोल में ले सकते हैं हम, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं मेरे यार। डिस्क्राइब ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्सपेंशन अंडर द लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी के अंडर ब्रिटिशर ने किस प्रकार से टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया था। देखिए जो लॉर्ड डलहौसी थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर आप बात करो CDSM में, जो डी था यही तो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यही तो एक मेथड था जिस मेथड से ये जो CDSM है, ये डी जो था, ये डी ही तो एक मेथड था जिसपे ब्रिटिशर कैप्चर कर रहे थे इंडियन टेरिटोरी को। ये डी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको डलहौसी ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अनुसार अगर कोई डिपेंडेंट स्टेट है जो ब्रिटिशर के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं, अगर उसका जो शासक जो है, उस स्टेट का जो शासक है, जो डिपेंडेंट है, जो शासक है, वो अगर मर जाता है, अगर उसका कोई अपना खुद का वारिस, अपना कोई नेचुरल हेयर नहीं होता, तो वो जो उसका किंगडम है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर के पास चला जाएगा।
अगर उसके पास कोई अडॉप्टेड सन होगा तो अडॉप्टेड सन में नहीं चाहिए, सिर्फ अपने खुद का खून होना चाहिए, मतलब अपना खुद का नेचुरल वारिस होना चाहिए मेरे यार। अकॉर्डिंग टू विच डिपेंडेंट स्टेट वुड पास इनटू ए ब्रिटिशर इफ द रूलर डाइड, अगर वो रूलर मर जाता है तो वो डिपेंडेंट स्टेट ब्रिटिशर के हाथों में चला जाता है। विदाउट एनी एनेक्स्ड, माने ब्रिटिशर को वहां पर कोई भी कैप्चर नहीं करना पड़ेगा, फोर्सफुली कैप्चर नहीं करना पड़ेगा। विदाउट एनी वॉर, वो इजीली उनके पास उनके हाथों में चला जाएगा कुछ भी ना करके। इफ द रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल हेयर, अगर उसके पास कोई भी नेचुरल हेयर नहीं है, अपना खुद का वारिस नहीं है, तो यहाँ पर उसके अडॉप्टेड सन को, अडॉप्टेड चिल्ड्रन को ये राइट नहीं दी जाती, ये डिनाई किया जाता है कि उसका अडॉप्टेड सन कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा हुआ था, एक राजा थे, उसके अडॉप्टेड सन था, उसके मरने बाद उनको लगा कि उनका अडॉप्टेड सन राजा बना, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसके पास अपना खुद का वारिस नहीं था, खुद का नेचुरल हेयर नहीं था। इसके कारण क्या हुआ, उसका जो साम्राज्य था वो ब्रिटिशर के हाथों चला गया। विदाउट एनी war, without any forcefulness. He annexed सटारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन्हीं को, इन सभी राज्यों को, इन सभी टेरिटोरी को इसी रूलर के अंडर, मतलब लॉर्ड डलहौसी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूल के अनुसार सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी को कैप्चर किया गया था। Dalhousie abolished the titles and the pensions of the heirs of the children of the Indian, जितने भारत के शासक थे उनके जो हेयर्स थे, वारिस थे, उनके वारिस के बच्चों के, द हेयर्स ऑफ द चिल्ड्रेन, उनके जो वारिस के बच्चे थे और इंडियन रूलर्स के जो बच्चे थे, उनके टाइटल्स को, उनके पेंशन को अबोलिश कर दिया। इनको कोई भी टाइटल नहीं जाएगा, कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा। एंड अनेक्स्ड द टेरिटोरीज, उनके टेरिटोरी को कुछ भी ना करके क्या किया, अनेक्स्ड कर, जैसे कि टांजारे और कर्नाटिक रीजन, कर्नाटिक जहाँ हुआ था कर्नाटिक वार, वो कर्नाटिक रीजन को भी उन्होंने इसी प्रकार से कैप्चर किया था। उनके जो साम्राज्य के जो भी लोग थे उनको कोई भी टाइटल नहीं दिया गया था, उसके जो वारिस थे, उनके वारिस के वारिस थे, उनको कोई भी टाइटल नहीं दिया गया था और कोई भी पेंशन नहीं दी गई थी। When पेशवा बाजीराव सेकेंड डाइड, जैसे ही पेशवा बाजीराव सेकेंड मरते हैं, ये जो पेंशन वाज डिनाइड टू हिज अडॉप्टेड सन नाना साहेब, यानी जैसे ही बाजीराव, जैसे भी जो पेशवा थे, मराठास के जो पेशवा थे बाजीराव सेकेंड, वो जैसे ही मरते हैं, तो देखिए बाजीराव सेकेंड, हमने कहा था, सुना था, मराठास को हरा दिया गया था और मराठास के जो पेशवा थे उनको पेंशन में रखा गया था। वही पेंशनर कौन थे, बाजीराव सेकेंड। जैसे ये जो पेंशनर थे मराठास एम्पायर के, वो मर जाते हैं, उनके जो अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब, उनको पेंशन देने से ब्रिटिशर्स मना करते हैं क्योंकि ये हमारे पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ है। The Britishers intended to abolish the titles of the Mughal Empire after the बहादुर शाह जफर सेकंड, जैसे ही बहादुर शाह जफर की एंट्री खत्म होती है, वो अपने लास्ट फेज में थे, वैसे ही जो जितने भी मुगल एम्परर्स के जितने भी टाइटल्स थे, हम सुल्तान हैं, हम ये हैं, वो सभी को वो अबोलिश करते हैं, उन सभी को इंटरवेनेट कर देते हैं, उन सभी टाइटल्स को खत्म कर देते हैं अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अदर प्रेटेक्स्ट यूज्ड बाय द डलहौसी फॉर एनेक्सिंग वेयर्स, देखिए कुछ और भी चीज़ें थी, डलहौसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा भी कुछ चीज़ें करती थी, कुछ चीज़ें प्रमोट करती थी। वो क्या थी, पहला ए, बी और सी, ये तीन चीज़ें थी जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा डलहौसी ने इंट्रोड्यूस किया था। पहला तो ईल ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी सर्वेंट्स, जो कंपनी के सर्वेंट है उनके साथ क्या किया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, इल ट्रीटमेंट करना, ये भी होता था मेरे यार। ये कहाँ होता था, एक पार्ट था सिक्किम को, वहाँ होता था। नेक्स्ट, फेलिंग टू म्यूट द फाइनेंशियल ओब्लिगेशन, जो फाइनेंशियल ओब्लिगेशन थी, पैसे की लेन देन थी, उसको अगर कोई मीट कर सकता है तो उसको यार उसके सिस्टम को, उसके साम्राज्य को फेल किया था। कहाँ क्या गया था, बरार फ्रॉम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बरार फ्रॉम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद में ये चीज़ फाइनेंशियल ओब्लिगेशन के ऊपर फेल किया गया था। उनके फाइनेंशियल ओब्लिगेशन को वो मीट नहीं कर पा रहे थे बरार से, जो थे निज़ाम फ्रॉम हैदराबाद। तो इस क्या हुआ था उनके साथ, उनको यार उनके सिस्टम को पूरी तरह से मट कर दिया गया था, मतलब हरा दिया गया था, म्यूट कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, माल एडमिनिस्ट्रेशन इन अवध, माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस मैनेजमेंट हम कह सकते हो, ना माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब खराब एडमिनिस्ट्रेशन, खराब शासन से क्या कर रहे थे, किसी जगह को कैप्चर कर रहे थे, कि उन्होंने अवध को क्या था। ये कुछ अदर मेथड है जिसका से वो क्या कर रहे थे, डलहौसी बाकी के जगहों को कैप्चर कर रहे थे। एनेक्शंस का मतलब कैप्चर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट ई, थिंक एंड आंसर पार्ट ई है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द यूरोपियंस नीड टू फाइंड ए सी रूट टू द ईस्ट, ईस्ट के लिए यूरोपियंस ने एक क्या किया, नीड टू फाइंड ए क्या
सी रूट, ये फाइंड है मेरे, अरे फाइंड, DFIND। ब्रिटिशर्स के बात तो छोड़ो, यहाँ पर यूरोपियंस की बात की। यूरोपियंस ने क्यों यार एक सी रूट को ढूंढने की कोशिश की ईस्ट के लिए? अगर आप वर्ल्ड में आपको देखोगे तो हम इंडियंस जो हैं, इंडियंस, पाकिस्तान, चाइना और जो ये वाला एरिया, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के ईस्ट वाले पार्ट में है। तो ईस्ट के लिए वो एक सी रूट क्यों ढूंढना चाहते? यूरोपियंस की बात की यहाँ पर, ब्रिटिशर्स की नहीं, यूरोपियंस। क्यों? देखिए, यूरोपियंस नीडेड टू फाइंड अ सी रूट टू द ईस्ट आज दे आर profitable made along the overland routes was blocked by the Turks in the mid 15th century. The Europeans then discovered the new routes to east. देखिए, पहले क्या होता था, जैसे ही वो ओवरलैंड रूट में जाते थे, मतलब सी रूट्स में आते थे, तो सी रूट्स में जब वो जाते थे, जिस रूट से वो जाते थे यार, यानी पहले ही मान लो ये जो रूट था ये नॉर्मल रूट था यूरोपियंस का, ठीक, तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे, इस रूट में जाते थे यूरोपियंस। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इनके इस रूट पर कब्जा कर दिया टर्क्स ने, ठीक है, मतलब टर्कीज ने। तो ये कब किया था? 15th सेंचुरी के दौरान किया था, मिड 15th सेंचुरी के दौरान किया था। तो जैसे उन्होंने इनके इस रास्ता को ब्लॉक करे तो ब्रिटिश यहाँ पर यूरोपियंस अब ट्रेड नहीं कर पा रही है। तो ट्रेड नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट नहीं आएगा तो वो कैसे गुजारा करें? तो इसीलिए उन्होंने एक नया रास्ता, नया सी रूट जाने की कोशिश करी ईस्ट के लिए। ईस्ट में क्यों? क्योंकि ईस्ट में टर्कीज नहीं थे। पहले तो वो मिड लैंड में करते थे, मतलब जो मिडिल ईस्ट वाले वहाँ पर करते थे, बट धीरे धीरे उस एरिया को उन्होंने टर्कीज ने कैप्चर कर, जिस कारण वो मिडिल ईस्ट में अब ट्रेड नहीं कर पा रहे। अब क्या हुआ, उनको ईस्ट आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उनको लगा कि वहाँ पर वो नहीं आ सकते, कौन टर्कीज नहीं आ सकते और बाकी कोई उसको कैप्चर नहीं कर सकते, इसलिए वो ईस्ट के लिए उन्होंने नए सी रूट्स को ढूंढने चालू कर दिए, क्योंकि उनके अपने रास्ते को, अपने प्रॉफिटेबल मार्जिन को ब्लॉक कर दिया गया था टर्कीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द यूरोपियंस रूलर अलाउड मर्चेंट्स टू कैरी ए मोनोपोली बिजनेस विद द ईस्ट? आपको क्यों लगता है यार, क्यों ऐसा सोचते हो आप कि यूरोपियन रूलर्स ने अपने जितने मर्चेंट्स थे उनको यार एक मोनोपोली बिजनेस कहा था क्रिएट करने के लिए ईस्ट में, मतलब ईस्ट में वो एक मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, मतलब बाकी कोई भी वहाँ पर कैप्चर नहीं करा सिवाय सिर्फ एक के। मतलब एक जगह है, मान लो यहाँ पर ए कंपनी काम करती है, बी कंपनी काम करती है, सी काम करती है, बट बी सी का बिजनेस चला गया, सिर्फ ए है, तो ए क्या कर सकती है, वहाँ पर एक मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, मतलब अपने आप ही कुछ चला सकती है, मोनोपोली बिजनेस। तो यूरोपियन रूलर्स अलाउड ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट्स टू कैरी एन मोनोपोली। वो एक साथ बहुत सारे मर्चेंट्स को अलाउ करते हैं यूरोपियंस, और कहते हैं कि आप यहाँ जाओ और अपने क्या करो, अपने मोनोपोली को क्रिएट करो, मोनोपोली ट्रेड को क्रिएट करो, मतलब आपके अलावा वहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए सिवाय आपके, विद द ईस्ट। ईस्ट में ही ऐसा क्यों किया? ईस्ट में ही वो क्यों मोनोपोली ट्रेड करते थे, बाकी जगह पर क्यों नहीं? सिंस द This meant that no other merchants in their countries could participate in the eastern trade. उनको लगता था कि यह जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न ट्रेड है, वहाँ पर उनके साथ कोई अदर फॉरेन कम्पीट नहीं कर पाया, अदर फॉरेन कंट्रीज, अदर फॉरेन टेरिटोरीज उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए उनको लगता था, यूरोपियंस को लगता था, हम अगर वहाँ चले गए सबसे पहले तो वहाँ पर हम मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इट रिजल्टेड इन ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर देयर मर्चेंट्स। जो उन्होंने ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को सेंड किया था मोनोपोली ट्रेड करने के लिए, जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनको लगा वही उनका सही ठीक हुआ कि वहाँ बाकी कोई फॉरेन कंपटीशन नहीं था, ईस्ट के अंदर कोई फॉरेन कंपटीशन इतना नहीं था। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँच गए तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होना चालू हो गया, ठीक। इन रिटर्न द रूलर्स took a share of the profits, so they gained considerably from their monopoly business। इससे क्या हुआ, इससे जैसे उन्होंने प्रॉफिट्स लिया तो इन रिटर्न क्या हुआ, जो यूरोपियंस के जितने भी रूलर्स थे या फिर बाकी जो इंडियन टेरिटरी के जो रूलर्स थे उनको यार कुछ प्रॉफिट्स के शेयर्स दे गए, जिस कारण वो चुप रहे, या फिर उनको भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए और वो अपने ट्रेड को हमारे नाम कर ले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मर्केंटलिज्म रिजल्ट इन वॉर? देखिए, हमने क्या था, मर्केंटलिज्म को जैसे ही इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियंस ने तो उससे क्या हुआ, वॉर्स हुई थी, एग्रीमेंट्स हुई थी और फॉरेन रिवाइलरीज हुई थी बहुत सारे। देखिए, मर्केंटलिज्म का मतलब क्या है, जो रूलर्स, ये मर्केंटलिज्म का मतलब होता है जो भी रूलर्स अपने खुद के कंट्री के व्यापार को, ट्रेड को फॉरेन कॉम्पिटिशन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हीं रूलर्स
कि इस कॉन्सेप्ट को मर्केंटाइलिज्म कहा जाता था, और ऐसा करने का कारण था कि वो अपने ट्रेड प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहते थे। दीज रूलर एंकरेज्ड द एस्टेब्लिशमेंट कॉलोनी। इससे क्या होता है, मर्केंटाइलिज्म से क्या होता था, जब भी वो किसी देश में जाए व्यापार करने के लिए तो वहाँ वो अपने कॉलोनीज को बना सके। वेयर द रॉ मटेरियल, वो ऐसे जगह पर अपनी कॉलोनीज बनाएंगे जहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल्स मिले बहुत सस्ते दामों पर, है नहीं, और अच्छे गुड्स भी वहाँ वो बेच दे बहुत ज़्यादा। मतलब वो इंडिया में क्यों आया था, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा था। वो क्या कर रहे थे यार, इंडिया में आके इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेते थे और इंडिया के में ही सामान बनाते थे, और उसी सामान को इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचते थे। इंडिया से रॉ मटेरियल को बहुत कम दामों से ले जाते थे ब्रिटिशर्स, और उससे सामान बनाते थे, फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, और उसी फिनिश्ड गुड्स को इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा दामों में वो बेचते थे। ठीक, यही कॉन्सेप्ट था ब्रिटिशर्स का। तो इसीलिए वो ये मर्केंटाइलिज्म को फॉलो करते थे। यानी उनको एक ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पर वो कॉलोनी बना सके, जहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाए, और उसी जगह पर वो अपने फिनिश्ड गुड को बहुत ज़्यादा दामों पर हाई प्राइस में बेच सके, विदाउट कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन ट्रेडर से उस जगह पर कोई भी कंपटीशन ना हो, तो उसी जगह को वो सिलेक्ट करते थे और वहाँ पर मर्केंटाइलिज्म को फॉलो करते थे। देयर एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज एंड द कैप्चर अदर ट्रेड सेंटर्स। तो उनका क्या कोशिश था कि वो बाकी के कॉलोनीज एस्टेब्लिश करें, बहुत से कॉलोनीज एस्टेब्लिश करें अदर स्टेट्स के अंदर, और बाकी जितने भी ट्रेड सेंटर्स हैं, बाकी टेरिटरीज जितने भी ट्रेड सेंटर, उनको वो कैप्चर कर ले इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जितने भी ट्रेड सेंटर्स हैं बाकी लोगों के, बाकी एरियाज़ के, उसको कैप्चर कर ले। और इससे क्या होता है, इसी चीज़ से जैसे वो बाकी लोगों की चीज़ों को हड़पना कोशिश करेंगे, हड़प लेंगे, कैप्चर करें, तो इससे क्या होगा, जिसके चीज़ों को उन्होंने हड़पा है तो वो गुस्सा करे, तो इससे क्या होगा, इंटेंस राइवलरी होगा, इंटेंस वार्स क्रिएट होने लगेंगे, और इससे क्या होगा, रिजल्ट इन वार्स इन लैंड एंड सी। इससे क्या हुआ, लैंड और सी में क्या हुए, रिवल्सरी हुए, वार हो, क्योंकि जैसे ही वो किसी अन्य के देश को कैप्चर करने की कोशिश करें वैसे ही क्या होगा, वार्स हो जाएंगे, लैंड्स के अंदर हो जाएंगे, सी के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट यार क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द कंपनीज गवर्नमेंट पॉलिसी इन बंगाल कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट क्यों था, मतलब कंपनी की जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो बंगाल को डुअल गवर्नमेंट क्यों कहती है, सभी चीज़ें यार कॉन्सेप्ट पढ़ी है, जितने क्वेश्चन यार क्लियर कर रहे हैं वो सभी कॉन्सेप्ट पढ़ा गया है। आफ्टर दी कंपनी बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल, आफ्टर द कंपनी बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल, बंगाल की जैसी वर्चुअल रूलर बनती है कंपनी, जैसे ही उनके पास कंट्रोल आता है, जैसे यार फुल कंट्रोल आता है ओवर द रेवेन्यू कलेक्शन, जैसे पैसे के कलेक्शन को बंगाल से ही फुल कंट्रोल आ जाता है किसका, कंपनी का, तो वैसे ही वो वहाँ के वर्चुअल रूलर बन जाती है। जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हो रही थी बंगाल से, उसके ऊपर जैसे ही ब्रिटिशर्स का फुल कंट्रोल रहता है तो वो उस बंगाल के क्या बन जाते हैं, वर्चुअल रूलर बन जाते हैं। एंड मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस, उनको मिलिट्री और जो क्रिमिनली जुरिस्डिक्शंस है, द नवाब्स ऑफिस वाज रिड्यूस्ड टू ए पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ओनली कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस। देखिए, जो मिलिट्री पावर था, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन था, ये सभी तो नवाब को दी गई थी, नवाब जो नए, बट वो जो नवाब थे उनको सिर्फ, जो नवाब थे बंगाल के जो नवाब थे उनको यार सिर्फ मिलिट्री पावर दी गई थी और क्रिमिनल पावर दी गई, उनको कंट्रोल कोई भी नहीं दे, जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी रेवेन्यू था बंगाल का, इन सभी पर कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया था इस नवाब को। ये जो रेवेन्यू और जो रिसोर्सेज के ऊपर बंगाल के पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था, ना कि इसका। ठीक, द कंपनी इंजॉयड ऑल द पावर्स विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज के पास, जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास कोई भी काम नहीं था, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था ब्रिटिशर का, वो सभी तो था किसके पास, वो सभी नवाब के पास था। सिर्फ ब्रिटिशर के पास क्या था, कंट्रोल था रिसोर्सेज के ऊपर और पैसे के ऊपर। सो द सिस्टम वाज कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट क्यों, देखिए दो यहाँ कहाँ है, पहला तो एक नवाब का सरकार था, एक तो नवाब और दूसरा कंपनी। नवाब के पावर किसके ऊपर था, मिलिट्री के ऊपर था, और क्रिमिनल को बोलने को इसके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी था बंगाल को मैनेजमेंट करने के लिए। बट कंपनी के पास था रेवेन्यू कलेक्शन का पावर, और क्या था, रिसोर्सेस और रॉ मटेरियल के ऊपर पावर। तो इसके लिए जो पूरी पावर जो थी, मेन जो पावर थी रिसोर्सेज रेवेन्यू के पास, पैसे के पास, वो तो थे कंपनी के पास। बट कंपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रही थी बंगाल को, वो सभी नवाब ले रहे थे।
ठीक। तो इससे क्या हुआ, दो रूलर्स, एक तो था एक्चुअल, एक तो था वर्चुअल। तो जैसे यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट की बात की गई, एक तो था कौन, दो रूलर कौन थे, एक तो एक्चुअल था। एक्चुअल कौन था, यहाँ एक्चुअल थे नवाब, जो कि मिलिट्री पावर में थे और जिनके पास क्रिमिनल पावर था, जिनके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्रिटिशर्स, एक नवाब की। और जो वर्चुअल रूलर थे वो कंपनी था, मतलब ब्रिटिशर्स थे, जो कि उनका रॉ मटेरियल के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर और रेवेन्यू के ऊपर फुल कंट्रोल था, विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये यार आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। What role did the British resident play in the court of a ruler who accepted subsidiary alliance? देखिए क्या रोल था। देखिए जो व्यक्ति, जो रूलर थे, जो भी कोई रूलर थे स्टेट के अंदर, हमारे टेरिटोरी के अंदर, जो भी सब्सिडियरी अलायंस को मानते थे, तो हमने देखा था उनको यार एक रेसिडेंट को अलाउ करना पड़ता था उनके कोर्ट के अंदर। तो उस रेसिडेंट का काम क्या था, उस रेसिडेंट का रोल क्या था, उसका काम क्या था। तो देखिए यार, अ रूलर हु एक्सेप्ट, जो रूलर एक्सेप्ट करेगा सब्सिडियरी अलायंस, तो उनको यार ब्रिटिश रेसिडेंट का एक इंसान को अपने कोर्ट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसका रोल क्या था, उसका रोल यही था कि वो कंपनी के जितने भी काम होंगे उस कोर्ट के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेगा, और वो कॉन्स्टेंटली जो रूलर का जो पावर है, ऑटोनॉमी है, उसके पावर पे इंटरफेयर करेगा, और वो हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट को बढ़ावा देगा, और उस रूलर के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो चेक करेगा। ये कुछ काम थे। पहला काम क्या था कि यार वो, पहली बात तो उस रूलर के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करेगा। नेक्स्ट वो यार कंपनी को उस राज्य में रिप्रेजेंट भी करेगा। नेक्स्ट वो रूलर के ऑटोनोमस पावर को भी यार हमेशा इंटरफेयर करेगा, हमेशा टोकेगा। और नेक्स्ट वो कंपनी के इंटरेस्ट पे हमेशा काम करे। ये कुछ काम थे उस व्यक्ति के, जो कि सब्सिडियरी अलायंस के रूलर आता है, उस व्यक्ति का जो काम था, जो ब्रिटिश रेसिडेंट था, जिसको वो कोर्ट के अंदर अलाउ करेगा कौन, रूलर्स। तो उसका काम करते, ये चार काम थे उसके लिए। तो ये था पूरा यार आपके क्वेश्चन एंड आंसर। हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास। ये आपकी यार प्लेलिस्ट है, आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ, एसएसटी क्लास एट हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर इसी के अंदर यार महारिविजन सीरीज भी इंक्लूडेड है, ये 3 वीडियोस, बाकी ये चैप्टर्स बाद में आएंगे। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को यार लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अपने डाउट्स यार कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।